कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तीसरा लेक्चर, जिसमें कि आप पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट इज वीबीटी, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि सेंट्रल एटम जो होता है वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स के सेट्स तैयार करता है, ताकि उन एम्प्टी ऑर्बिटल्स के सेट्स को आपस में मिला करके ओवरलैप करा करके एक परफेक्ट सेट तैयार करे, जिनको बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल सेंट्रल एटम की ज्योमेट्री को यानी कि शेप को डिसाइड करेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सेंट्रल एटम के कौन कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन देते हैं और उनसे क्या शेप आती है। अगर एक 4s 4p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है तो हाइब्रिडाइजेशन आती है sp, शेप होती है लीनियर। 1 4s और 3 4p का अगर ओवरलैपिंग होती है, यानी कि एक 4s का ऑर्बिटल और 3 4p के ऑर्बिटल को मिला लिया जाए, तो टोटल मिला के कितने ऑर्बिटल हो गए? 4। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। अगर एक d का, एक 4s का और 2p के ऑर्बिटल्स को मिक्स किया जाए, तो जो हाइब्रिडाइजेशन आती है निकल करके वो कहलाती है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। यानी कि 4 वालों के अंदर 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है, ये स्पेशली याद रखनी है। 4 के अंदर या तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, जिसमें कि 4s और 4p का ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। लेकिन 4 वालों में एक स्पेशल टाइप की हाइब्रिडाइजेशन और भी है। 4 वालों के अंदर एक स्पेशल टाइप की हाइब्रिडाइजेशन और भी है, जिसका नाम है dsp2। अब इस डी के अंदर ये जो डी है वो इन्वॉल्व होगा 3d। बाकी जो sp2 है, जिसमें कि s जो है वो 4s का होगा और p जो है वो 4p सबशेल का होगा। तो 4 वालों के अंदर 2 स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 और dsp2। sp3 के अंदर ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राइडल। और dsp2 के अंदर ज्योमेट्री कौन सी होगी? स्क्वायर प्लेनर। बाकी 6 वालों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन आएगी d2sp3 या फिर sp3d2, डिपेंड करता है कि d3d का है या फिर d4d का है। ज्योमेट्री का नाम होगा ऑक्टाहेड्रल। अब अगर डी अंदर वाला हुआ, यानी कि 3d का डी हुआ, वैलेंस शेल से पहले वाला, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उन्हें बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये जनरली लो स्पिन के कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये तभी बनता है जब अटैच लिगेंड जो हो वो कैसा हो? स्ट्रॉन्ग फील्ड टाइप का। यानी कि जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो जो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा वो कहलाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सही है, जो कि जनरली कैसा होगा? लो स्पिन का। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बेसिकली करेंगे क्या? तो वो इलेक्ट्रॉन की रीग्रुपिंग करा देंगे हुन्स रूल के अगेंस्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्या करा देंगे? पेयरिंग करा देंगे। ठीक है, सेम सबशेल के अंदर। और अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ, ठीक है, अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ, तो उस सिचुएशन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो जनरली बनेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या उन्हें आप बोलोगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलोगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जनरली ये डी जो होना चाहिए वो वैलेंस शेल का होना चाहिए। यानी 4d हुआ तो आप ऐसा समझ लो कि 4d ऑर्बिटल्स अगर हैं तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कहलाएगा आउटर ऑर्बिटल या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर जो लिगेंड होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो जनरली वीक फील्ड लिगेंड होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रीग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल। तो जब रीग्रुप्ड नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको अनपेयर्ड मिल जाएंगे। कंपाउंड जो होगा वो जनरली पैरामैग्नेटिक होगा। एग्जाम्पल चेक करते हैं CuNS3 के होल 6 3 पॉजिटिव का। टोटल मिला के 6 लिगेंड है। अब 6 लिगेंड है तो 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन जो आनी चाहिए वो या तो d2sp3 आनी चाहिए या फिर sp3d2 आनी चाहिए। ठीक है, और ज्योमेट्री आएगी ऑक्टाइडल। कंपाउंड डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, चेक करते हैं। तो कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है CuNS3 का होल 6 3 पॉजिटिव के अंदर? तो +3 स्टेट है। और कोबाल्ट के डी में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कोबाल्ट आयन के अंदर? टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने 3d के अंदर डाल दिए। 4s खाली है, 4p खाली है। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन जो आ रही है वो कोबाल्ट की, वो कितनी आ रही है? d2sp3। यानी कि यहाँ वाले जो दोनों डी के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसको इसमें मर्ज करा दिया, ये पूरा ऑर्बिटल खाली हो गया, इसके अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो ऐसा करने से ये वाले जो दोनों डी के ऑर्बिटल्स है वो खाली हो गए। अब 2 डी के खाली हो गए, 3 4p के बचे हैं, एक 4s का बचा है। अब इसको आपस में हमने मिला लिया, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई निकल करके? d2sp3। हाइब्रिडाइजेशन आ गई d2sp3। अब 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, इनको 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। तो डी जो कैप्चर हुआ वो अंदर वाला हुआ कोबाल्ट का। कोबाल्ट का डी कौन सा कैप्चर हुआ? 3d का। तो कोबाल्ट का 3d का डी ऑर्बिटल कैप्चर हुआ।
तो 3D के ले लिए 2, एक 4s का और 3 4p के, इनको आपस में मिला लिया इतना पार्ट। तो इतना पार्ट मिला तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, D2sp3। अब आप ये चेक करो कंपाउंड के अंदर आपको एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए हैं। तो कंपाउंड किस में आ गया, डायामैग्नेटिक के अंदर। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ ही है, हाइब्रिडाइजेशन आ गई D2sp3। Thus the complex is the octahedral geometry and is diamagnetic because of the absence of unpaired electrons। जबकि ऐसा ही एक कॉम्प्लेक्स हो कोबाल्ट का COF6 3 नेगेटिव, जिसमें कि कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट +3 होती है, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट जो डी ऑर्बिटल यूज करता है वो 4D का करता है। सिमिलरली अगला एग्जांपल है NiCl4 2 नेगेटिव। टोटल मिला के इसमें कितने लिगेंड हैं, 4 लिगेंड है, और निकल की ऑक्सीजन स्टेट इसके अंदर +2 है, तो निकल इसमें बैठेगा 3D8 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो डी में डाल दिया आपने 8 इलेक्ट्रॉन, तो डी में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 4s और 4p। अब s खाली पड़ा है, 3p खाली पड़े, टोटल मिला के 4 ही लिगेंड है, तो एक s और 3p को इन्वॉल्व कर लेगा। टोटल मिला करके 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो एक s और 3p को ओवरलैप कर लिया गया। तो ओवरलैप करने पर आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन आ गई वो आ गई sp3। गॉट इट। अब Cl ने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग इसलिए नहीं कराई क्योंकि Cl जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो इस सिचुएशन के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन डी के अंदर पेयर नहीं हुआ, डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, तो कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड हो गया पैरामैग्नेटिक। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, हाई स्पिन, यानी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इट इज पैरामैग्नेटिक। गॉट इट, द कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक, it contains 2 unpaired electrons। सिमिलरली NiCO का होल 4, इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन ये कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। इसमें निकल की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, 0। अब ये डायमैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो 3D के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4p के अंदर जम कर जाते हैं, क्योंकि CO जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। सिमिलर अगला एग्जांपल है NiCN4 2 नेगेटिव। इसमें भी सेम है, निकल +2 स्टेट में बैठता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp3 की जगह यहाँ पर DsP2 आती है, क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से वो 3D के इलेक्ट्रॉन्स को आपस में करा देता है पेयर। तो एक एक अंदर का डी कैप्चर हो जाता है, एक 4s और 2 4p, हाइब्रिडाइजेशन आ गई DsP2 निकल करके। कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया ये, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इट इज लो स्पिन, hybridization is DsP2। The compound is diamagnetic due to absence of unpaired electron। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन क्या है, कंपाउंड का कलर एक्सप्लेन नहीं करती है, मैग्नेटिक एक्सप्लेनेशन नहीं देती, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आइडिया नहीं देती, जो कॉम्प्लेक्स बन करके आएगा वो काइनेटिकली और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा या नहीं होगा इसके बारे में नहीं बताती। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड वीक है, इन सब चीजों के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताती। क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इन K2NiCN4। तो निकल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, साइनाइड लगा हुआ है, तो सही आंसर क्या हुआ, DsP2, क्योंकि 4 लिगेंड है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CuNH3 का होल 6 Cl3। क्वेश्चन कर चुके हैं अभी, हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। तो कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा लिगेंड वीक होगा, उसके बारे में जो थ्योरी बताती है उसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दैट इज CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर डी के होते हैं टोटल मिलाकर के ये 5 ऑर्बिटल, जिनके नाम है DXY, DYZ, DXZ, DX² 2Y² एंड DZ²। अब ये डी के 5 जो ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी इक्वल होती है, लेकिन जैसी लाइगेंड इसके पास अप्रोच करता है, जैसी लाइगेंड सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल के पास अप्रोच करता है, तो ये जो डी के ऑर्बिटल हैं टोटल मिला के जो 5 हैं, ये स्प्लिट कर जाते हैं, एक 3 के सेट में और एक 2 के सेट में। यानी कि लाइगेंड पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करता है, सिमेट्रिकली अरेंज होता है सेंट्रल एटम के चारों तरफ आकर के, और डी के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्प्लिटिंग शुरू करता है। एक 3 का सेट बनता है जिनके नाम है DXY, DXZ, DXY, DYZ, DXZ और DXY, और एक 2 का सेट अलग बनता है DZ² और DX²Y²। तो जो डी के 5 ऑर्बिटल थे, ठीक है, डीजनरेट ऑर्बिटल थे, उनकी डीजनरेसी ब्रेक हो जाती है लिगेंड के अप्रोच करते ही। 2 सेट बनते हैं, एक 2 का सेट और एक 3 का सेट।
तो लिगेंड के आती डी की पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी अनइक्वल हो जाती है, 2 का सेट ऊपर चला जाता है, 3 का सेट नीचे रहता है। तो 2 का सेट जो ऊपर होता है उनका नाम क्या क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनको बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल। ठीक। और जो 3 का सेट नीचे की तरफ बनता है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, उसको बोलते हैं टी टू जी ऑर्बिटल। गॉट इट। अब इन दोनों ऑर्बिटल्स के सेट के बीच में एक अच्छा खासा एनर्जी का डिफरेंस होता है, वो एनर्जी का डिफरेंस कहलाता है सी एफ एस ई। वो एनर्जी के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी के डिफरेंस का नाम दिया जाता है सी एफ एस ई। सी एफ एस ई, इसको बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इस एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन डेल्टा ओ से कर देते हैं। किससे कर देते हैं, डेल्टा ओ से। ये रहा डेल्टा ओ। गॉट इट। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर टेट्राहेड्रल अगर एंटिटी लगी होती है तो उनमें उल्टा हो जाता है। उनके अंदर जो होता है वो ये कि भाई जो डी के 2 ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी तो कम हो जाती है और 3 ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो ज्यादा पहुंच जाती है। तो अब की बार टी टू जी का जो सेट होता है वो ऊपर चला जाता है और ईजी ऑर्बिटल का जो सेट होता है वो नीचे आ जाता है, यानी कि 3 का सेट अब की बार इनमें ऊपर होता है और 2 का सेट नीचे होता है। किनके अंदर, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। अब यहाँ जो एनर्जी का डिफरेंस आता है उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से। रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से। ऐसा पाया गया है कि जनरली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनके अंदर ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी का डिफरेंस होता है इसकी वैल्यू ऑक्टल के कंपैरेटिव लगभग 4/9 टाइम्स होती है, यानी ऑलमोस्ट लगभग लगभग बोल सकते हैं 50% के अराउंड होती है। अब ये जो एनर्जी है जिसका नाम मैंने बताया सी एफ एस ई, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है लाइगेंड के नेचर पर और सेंट्रल एटम के चार्ज पर। अगर ये लाइगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये एनर्जी का जो डिफरेंस होता है ये काफी बढ़ जाता है, और अगर ये वीक फील्ड है तो ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है ये काफी कम होती है। तो डिपेंड करता है लाइगेंड किस टाइप का है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जनरली एक सीरीज जो कि ये डिसाइड करती है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा कौन सा लिगेंड वीक फील्ड होगा, तो ये सीरीज है। इसके अंदर एक खास बात याद रखने वाली ये है कि वाटर जो है, उस वाटर से नीचे जितने भी लिगेंड आ रहे हैं वो सब के सब आते हैं वीक फील्ड लिगेंड के अंदर। और वाटर से ऊपर वाले जितने भी लिगेंड हैं ये हैं सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो है सीओ। ये थ्योरी ये तो नहीं बताती कि सीओ जो है वो सीएन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों है, इसका तो कोई रीजन अभी तक इस थ्योरी ने नहीं बताया है। ठीक है ना। लेकिन कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है उसको निकालने के लिए ये सीरीज काम में आएगी क्वेश्चंस करने के लिए। अब इसमें एक सिंपल सी बात याद रखना, जो जो हेलोजेंस होते हैं वो जनरली किसके अंदर आते हैं, वीक फील्ड लिगेंड के अंदर आते हैं। सही है। अच्छा, बाइडेंटेड लिगेंड के अंदर आप चेक करो, यहाँ नाम दिया हुआ है ईएन का और यहाँ नाम दिया हुआ है ऑक्सलेट का। तो ऑक्सलेटो जो है वो वीक के अंदर आता है और ईएन जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर आता है। सही है। ईएन किसके बाद आता है, अमोनिया के बाद। गॉट इट। The electronic configuration of complexes depends on the crystal field splitting. In octahedral complexes, the 3 orbitals are of lower energy and the 2 orbitals are of higher energy. जो 3 की एनर्जी लोअर होती है उनका नाम दिया जाता है टी टू जी, और 2 की एनर्जी जो कम होती है उनका नाम होता है ईजी। गॉट इट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी कॉम्प्लेक्स का डिपेंड करता है स्प्लिटिंग एनर्जी पर। ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर 3 ऑर्बिटल जो होते हैं वो उनकी एनर्जी कम होती है, वो नीचे होते हैं, और 2 ऑर्बिटल का जो सेट होता है वो ऊपर होता है, जिसको कि हम ईजी ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो जो 3 का सेट है उसका नाम दिया जाता है टी टू जी, और जो 2 का सेट होता है हायर एनर्जी के अंदर उसका नाम होता है ईजी ऑर्बिटल। ईजी के अंदर 2 टाइप आते हैं, एक आता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और दूसरा आता है डी जेड स्क्वायर। और टी टू जी में 3 आते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। गॉट इट। According to Hund's rule, electrons occupy a set of orbitals of same energy, one at a time, with their spins parallel. अब अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर डी में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कन्फिगरेशन आ रही है डी1 डी2 डी3, तो ये तीनों लोअर साइड में चले जाएंगे, हायर साइड में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टी टू जी सेट के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक डी1 एक डी2 और एक डी3। कन्फिगरेशन आ गई T2G1 T2G3 एंड T2G3। गॉट इट। ईजी ऑर्बिटल जो होगा वो खाली होगा ऊपर का। अगर डी में 4 इलेक्ट्रॉन आए तो फिर 2 पॉसिबिलिटी होंगी,
या तो चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोअर सेट के अंदर ही चले जाएं, पेयर्ड हो जाएं, ठीक है, ऊपर ना जाए, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G4 Eg 0। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G4 एंड Eg 0। इट एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी देयर। ऑब्वियस सी बात है, अपने ही ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, यहाँ पर T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ जाएगा। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन है लोअर सेट के अंदर, यानी 4 में से 3 तो चले गए लोअर सेट के अंदर, चौथा इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, Eg के अंदर, तो कॉन्फ़िगरेशन कितनी आ गई, T2G3 Eg 1। तो यहाँ जो रिपल्शन है वो काफी कम हो गया। द पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच हैज द लोअर एनर्जी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिगेंड। अब इन दोनों में से कॉन्फ़िगरेशन, यानी दोनों कॉन्फ़िगरेशन कौन सी हो गई, तो एक बार बता देता हूँ मैं, दोनों कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी हो गई। तो एक तो हो गई T2G3 Eg 1 और दूसरी हो गई T2G4 Eg 0। कब, जब डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो इन चार दोनों में से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करेगी, ये डिपेंड किस पे करेगी, लाइगेंड के नेचर पर। सही है। अब अगर लाइगेंड स्ट्रांग हुआ तो वो इन दोनों सेट के बीच के एनर्जी का जो गैप है उसको बढ़ा देगा। ये Eg है, नीचे बैठा है T2G, ये इनका बीच का गैप है जिसका नाम है डेल्टा ओ। अब अगर इसकी वैल्यू जो है डेल्टा ओ की वो बहुत ज्यादा हाई है, तो बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा। तो गैप बढ़ जाएगा तो चाह करके भी इलेक्ट्रॉन नीचे के ऑर्बिटल में से ऊपर के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में तो जम नहीं करेगा ना, तो अंदर ही तो पेयर्ड हो जाएगा। तो जब डेल्टा ओ की वैल्यू वेरी हाई होगी तो ऐसी सिचुएशन में जो कन्फिगरेशन आएगा वो क्या आएगा, T2G4 Eg 0। लेकिन अगर ये जो गैप है, इस गैप की एनर्जी बहुत कम हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधा ऊपर के ऑर्बिटल के अंदर जंप कर जाएगा, नीचे के ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अगर जंप नहीं करता है तो ये केस होता है जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, जिसके अंदर की डेल्टा ओ की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ये काम कौन कराता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स जो बन करके आता है वो कैसा हो जाता है, लो स्पिन का। और अगर यही डेल्टा ओ की वैल्यू काफी कम होती है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो जम कर जाएगा हायर साइड के अंदर, कन्फिगरेशन आ जाएगा T2G3 Eg 1। अब ये जो गैप है इसकी वैल्यू कम कौन रखता है, तो ये रखता है वीक फील्ड लिगेंड। Thus the actual configuration adapted by the complex is decided by the relative values of delta O and P। P का मतलब क्या है, पेयरिंग एनर्जी। अब अगर डेल्टा ओ की वैल्यू कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो जम कर जाएगा, कन्फिगरेशन आएगा T2G3 Eg 1। और ये केस किसका होता है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में। और अगर डेल्टा ओ की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा आती है तो कन्फिगरेशन हो जाएगा T2G4 Eg 0। इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो जनरली कैसा होगा, लो स्पिन, जबकि ऊपर वाले केस का कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, हाई स्पिन। तो डेल्टा ओ की वैल्यू अगर हाई हो तो क्या समझाया, लिगेंड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, लो स्पिन। और यही वैल्यू अगर कम हुई तो इलेक्ट्रॉन जम कर जाएगा, पेयर नहीं होगा, लिगेंड होगा कैसा, वीक फील्ड, और कॉम्प्लेक्स कहलाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी होगा तो कॉम्प्लेक्स हमेशा लो स्पिन बनते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड होता है तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, हाई स्पिन। क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इनमें से कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर आता है। तो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड में आते हैं, CN और CO दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर आएंगे। तो ऑप्शन बी और सी दोनों इसके सही आंसर है। वीक फील्ड के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो वीक फील्ड के अंदर सारे मैंने आपको बताए थे, हाइड्रोजन जो होते हैं वीक फील्ड के अंदर आते हैं, तो सही आंसर ए और डी हुआ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशन और बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, अगला टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो लिमिटेशन की बात करें, लिगेंड को पॉइंट चार्ज माना हुआ है, ठीक, और किस तरीके से लिगेंड मेटल ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेगा इसके बारे में नहीं बताया जाता है। It does not take into account of the covalent character of the bonding between the ligand and the central atom. This is the third exception. लिगेंड की स्ट्रेंथ नहीं बताता कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में नहीं बताता। यानी कि सीओ जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड के अंदर एक आता है,
ठीक है ना। तो CO इतना स्ट्रॉन्गर क्यों है CN के कंपैरेटिव, इसके बारे में आइडिया नहीं देती ये थ्योरी। नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स पर। तो मेटल कार्बोनिल जनरली जो मेटल होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, जो कि CO के साथ बनाएगा अपना कॉम्प्लेक्स, जैसे कि टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ठीक है, पेंटा कार्बोनिल निकल आयरन 0। कार्बोनिल जितने भी होंगे उनमें मेटल की ऑक्सीजन स्टेट हमेशा 0 होगी, इतना याद रखना है। तो ये कुछ कार्बोनिल है जिनकी की शेप्स दी हुई है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है NiCO का होल 4, शेप टेट्राइडल है। और एक है हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0 जिसकी शेप ऑक्टाइडल है। तो ये हो गया NiCO का होल 4 टेट्राइडल शेप के अंदर, FeCO का होल 5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अंदर, CrCO का होल 6 ऑक्टाइडल ज्योमेट्री के अंदर। तो ये है कुछ मेटल कार्बोनिल्स। तो मेटल कार्बोनिल में से बताइए कौन सा है? ऑप्शन सी, निकल टेट्रा कार्बोनिल 0। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑक्टाइडल शेप, जिसमें टोटल मिला के 6 लिगेंड होंगे, दैट इज सी। अब जितने भी ये जो मेटल कार्बोनिल ना, इनके अंदर एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग मिलती है जिसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। इसमें क्या होता है, एक साथ दो साइड, एक ही बार में दो तरफ बॉन्डिंग होती है। एक तो मेटल और कार्बन के बीच में, और एक कार्बन और मेटल के बीच में। कार्बन क्या करता है, अपने लोन पेयर को मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर दे देता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर अपने लोन पेयर को शेयर करके क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। और दूसरी साइड क्या होता है कि मेटल जो होता है वो अपने फिल्ड ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन का पेयर उठा करके एम्प्टी ऑर्बिटल में सेंड करती है, जो कि किस पे प्रेजेंट है? कार्बन पर। सही है। कौन सा एम्प्टी ऑर्बिटल? वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर। तो यहां पर एक साथ दो बॉन्ड बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड बनाता है कार्बन मेटल के साथ, और पाई बॉन्ड यहां बना देता है मेटल कार्बन के साथ। तो एक साथ कितने बॉन्ड बन गए? दो। तो ऑब्वियसली बात है, अगर दो बॉन्ड एक साथ बनेंगे तो जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी? हाईली स्ट्रांग होगी। और यही वो वजह है जिसकी वजह से CO जो होता है वो CN के कंपैरेटिव काफी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है। गॉट इट? तो ये है सिनर्जिक बॉन्डिंग, जिसमें कि पाई बॉन्ड मेटल का कार्बन के साथ बन रहा है, और सिग्मा कार्बन का मेटल के साथ बन रहा है। जो पाई शेयर्ड होता है वो किसमें होता है? जो पाई बॉन्ड बनता है वो किसके बीच में बनता है? मेटल के फील्ड ऑर्बिटल्स में से जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए वो जंप करते हैं कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर। गॉट इट? द इफेक्ट इज नोन एज सिनर्जिक इफेक्ट। लास्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके पास मेटल है, लिगेंड के साथ कंबाइन करके एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी टोटल मिला के 4 लिगेंड अटैच हुए। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप के अंदर। L का मतलब है लिगेंड, M का मतलब है मेटल। सही है। और आपने हर स्टेप का निकाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आप सभी रिएक्शंस को अगर आप आपस में जोड़ दोगे, तो जोड़ने पर इन चारों रिएक्शन को अगर आप आपस में अटैच कर लो, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इस वाले से ये कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल रिएक्शन जो आ गई वो ये आ गई कि मेटल जो है वो 4 लिगेंड से कंबाइन करके क्या बना के दे रहा है? Ml4। यही तो कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब इसका फाइनल जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसको मैंने नाम दे दिया बीटा। ठीक है। तो बीटा निकालने के लिए क्या हुआ, इंडिविजुअल स्टेप्स के जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं उन सबको आपस में कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। गॉट इट? तो ये आ गया निकल करके रिलेशन बीटा इज टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू Kn। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है ना, वो इस बीटा के इनवर्स चलती है, क्योंकि बीटा क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। सही है। तो the instability constant or the dissociation constant of the coordination compound defined as the reciprocal of the formation constant। रेसिप्रोकल होता है फॉर्मेशन कांस्टेंट के। क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट इन मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल के अंदर किस टाइप का बॉन्ड होता है? तो सिग्मा और पाई दोनों टाइप के बॉन्ड होते हैं। अब आता है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चैप्टर का लास्ट पार्ट। एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर कई सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डेली लाइफ के अंदर काफी यूज होते हैं, जैसे कि एरेटा है, DMG है। DMG का मतलब डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, एरेटा एथिलीन, डाइअमीन, ट्राई एसीटेट और टेट्रा एसीटेट। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं जिनका कि डेली लाइफ के अंदर काफी यूज होता है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के अंदर। जैसे कि एरेटा का अगर बात करें, तो एरेटा जो होता है वो वाटर की हार्डनेस कैलकुलेट करने के काम में आता है, क्योंकि पानी की जो हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से।
तो एडेटा जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ कंबाइन करके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। गॉट इट? इसके अलावा गोल्ड कंबाइन करता है साइनाइड के आयन के साथ और अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये वो तरीका है जिसके द्वारा हम गोल्ड का सेपरेशन आसानी से कर सकते हैं। प्रोसेस का नाम होता है मार्क फॉरेस्ट ऑर्थोसाइनाइड प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस इसको बोलते हैं। ऐसे ही निकल जो होता है, इम्प्योर निकल जो होती है वो सीओ के साथ कंबाइन करके निकल टेट्राकार्बोनिल बना लेती है, जिसको कि फर्दर हम हीट करके प्योर निकल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका प्रोसेस जो है वो कहलाता है मॉन्ड्स प्रोसेस। ये निकल की प्यूरिफिकेशन के अंदर यूज होता है। सिमिलरली क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल भी एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, सेम हीमोग्लोबिन, आयरन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। इसके अलावा विटामिन बी ट्वेल्व के अंदर कौन सा ट्रांस एलिमेंट प्रेजेंट है? तो कोबाल्ट, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। एक नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट। ये एल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन के अंदर यूज होता है, काफी इंपॉर्टेंट है विल्किंसन कैटलिस्ट। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, रोडियम क्लोराइड। गॉट इट? इसके अलावा आर्टिकल्स के ऊपर जिनके ऊपर सिल्वर या गोल्ड की प्लेटिंग अगर करनी है तो गोल्ड का या सिल्वर का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिया जाता है सोल्यूशन के अंदर। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एजीबीआर का पीपीटी आपको अगर बनाना है, यानी कि एजीबीआर को आपको रिमूव कराना है, अनडिजॉल्व एजीबीआर को, तो हाइपो का सोल्यूशन यूज होता है फोटोग्राफी के अंदर। फोटोग्राफी के अंदर क्या यूज होता है? हाइपो सोल्यूशन। दिस इज हाइपो। फॉर्मूला इज AgS2O3 का होल ट्वाइस C नेगेटिव। ये रिएक्शन होती है, फोटोग्राफी के अंदर यूज होती थी पहले फिल्म डेवलप करने के लिए, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। इसके अलावा चेलेट थेरेपी, मैंने चिलेशन के बारे में बताया था, ठीक है। इसके अलावा एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे कि प्लांट और टॉक्सिन्स हटाने के काम में आता है, टॉक्सिन रिमूव करने के काम में आता है। एक्सेस कॉपर और आयरन को रिमूव कराने के लिए चिलेटिंग लिगेंड्स का यूज होता है, जैसे कि डाई पेनिसिलामाइन, ठीक है। इसके अलावा एडेटा जो है वो लेड पॉइजनिंग को रिमूव करने के काम में आता है, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेड पॉइजनिंग। और जो प्लेटिनियम के कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे कि नाम बताया था एक सिस्प्लेटिन, ये कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, यानी कि ट्यूमर की ग्रोथ को सप्रेस करता है, सिस्प्लेटिन। तो हमने जो पढ़ा वो ये कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीकों से ये यूज करा जाता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। पानी की हार्डनेस कैलकुलेट करने के काम में आता है एडेटा, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के अंदर, प्यूरिफिकेशन के अंदर, पिगमेंट्स के अंदर, कैटलिस्ट के तौर पर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज रिमूव विद एडेटा? हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एडेटा लेड की पॉइजनिंग को रिमूव कराता है, यानी सही आंसर हुआ लेड। गॉट इट?